हमने स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले कोरिलेशन ख़त्म किया। कोरिलेशन ख़त्म करने के बाद हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ख़त्म कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा हमारा चैप्टर रहा था। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ख़त्म करने के बाद आज हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाले में ना, जब मैंने आपको मोड पढ़ाया तो मैं मोड का फॉर्मूला निकालना भूल गया वहाँ पे। तो 2 मिनट पहले मोड के फॉर्मूले पे बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे को बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ जो पहले से पढ़ते आए हैं। तो छोटी सी बात करेंगे मोड की, कि मोड किस तरीके से निकलता है तीनों सीरीज़ में। बस सिंपल सा फॉर्मूला, मोड निकालना तो वहाँ नहीं आएगा, लेकिन मोड के फॉर्मूले को लेकर बात करना वहाँ भूल गया था, तो इसलिए 2 मिनट उस पर बात कर लेता हूँ। तो देखिए, एक इंडिविजुअल सीरीज़ में मैं मोड की बात कर लेता हूँ, एक डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड कैसे निकलेगा उस पर बात कर लेता हूँ, और लास्ट में फिर एक कंटिन्यूअस सीरीज़ में मोड कैसे निकलेगा उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम अपना मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन नाम का जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक, एक बार मैं क्वेश्चन निकाल लूँ, फिर आगे को यहाँ से बढ़ाना हम स्टार्ट करेंगे कि मोड आखिर कैसे कैसे निकाला जा सकता है। 2 मिनट आप मेरे को दे दो। ये रहा, 3 क्वेश्चन लिखता हूँ और कहानी को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, जो डेटा है वह 52, 50, 66, 70, 52, 50, 66, 70, 52, 50, 66, 70, 66, 72, 71, 66, 72, 71, 66, 60, 67, 66, 60, 67, 69, 67, 48, 69, 67, 48, 60 एंड 65। ये रहा मेरा दूसरा एक क्वेश्चन। मैं आपके सामने लिख देता हूँ डिस्क्रीट सीरीज़ का। ये रहा, डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करेंगे तो डेली वेजेस एंड नंबर ऑफ पर्सन्स की बात हुई है। डेली वेजेस एंड नंबर ऑफ पर्सन्स। देखिए, डेली वेजेस है 100, 110, 120, 100, 110, 120, 130, 40, 50, 130, 140 और 150। नंबर ऑफ पर्सन्स की बात करेंगे 2, 4, 8, 10, 2, 4, 8, 10, 5 और 4, 5 और 4। कंटिन्यूअस सीरीज़ की अगर आप मेरे सामने बात करते हैं ना, तो कंटिन्यूअस सीरीज़ जो है वो है 0 से 5, 5 से 10, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और लास्ट आपका आ जाएगा 20 से 25। ये लो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह है 2, 4, 15, 6, 7, 2, 4, 15, 6 एंड 7 हो गया। तो ये तमाम कहानी मैंने आप लोगों के सामने रखी कि इसका क्या होने वाला है। तीनों सीरीज में मोड निकाल देता हूँ। वैसे कायदे से मैं बताना मोड ही चाह रहा था, सिर्फ फॉर्मूला बताना चाह रहा था। तो फॉर्मूला बताने के साथ साथ मैंने सोचा कि एक न्यूमेरिकल भी हो जाए। इंडिविजुअल सीरीज में ना आपको कुछ नहीं करना है, जो टर्म सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है आपको इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। असेंडिंग डिसेंडिंग में सिर्फ किस में लगाना होता है? मीडियन में। लेकिन फिर भी आप आसान करने के लिए इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगा सकते हैं, एक्स वेरिएबल मान के, ताकि गिनना आसान हो जाए कौन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे छोटा मुझे लग रहा है यहाँ पे 50, फिर लगता है 52, 52 के बाद सॉरी अभी 50 और 52 से पहले भी एक है 48, 50, फिर है 52। ये दिखा आपको? ये 48, 50, 52। उसके बाद जब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ तो यह 60, एक बार 60 ये रहा, एक बार 60 ये रहा, 2 बार 60 तो है बस।
60 की जब बाद में आगे को बढ़ाऊंगा तो 65 एक बार आगे, शायद 66 फिर 1 2 3 3 बार 66 है। लग रहा है कि यही हमारा मोड बनेगा, सबसे ज़्यादा बार रिपीट ही हो रहा है। 66 के बाद आप मेरे से बात करेंगे तो 67 67 दो बार है ना, 67 67 दो बार 67 भी है, ठीक हो गया। 67 के बाद जब मैं आगे बढ़ना स्टार्ट करूँगा तो क्या है 69 69, इसके नीचे लिख रहा हूँ, हाँ इसके नीचे होना चाहिए था लेकिन मैंने इसे यहाँ लिख दिया 69। उसके बाद कुछ और 70 71 और 72 हो गया ना, कहानी ख़त्म। सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हो रही है वैल्यू मुझे Z जो मेरा होगा वो होगा 66, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन, ठीक है। इन केस ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी और भी आसान है। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी किसका है, इसका 10, ये फ्रीक्वेंसी तो है, तो जिस वेरिएबल की सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वही यहाँ पे मोड बन जाएगा, तो मोड हो जाएगा 130। देखते ही पता लग सकता है, इस सीरीज़ का भी उस सीरीज़ का भी। वहाँ थोड़ा सा बवाल है, मैं इसी का फॉर्मूला सिर्फ बताने वाला था। एग्जामिनर अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है तो वो है फॉर्मूला खाली, उससे आगे नहीं पूछेगा वो। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 10 से 15, 15 से 20 और लास्ट 20 से 25। फ्रीक्वेंसी की बात करोगे 4 15, सॉरी 2 से स्टार्ट है ना, यह है 2 4 15 6 और 7, ये आपके सामने फ्रीक्वेंसी आ गई। अगर आप मोड निकालना चाहते हैं तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को ऐसे करके अंडरलाइन करिए, यहाँ इसको कह दीजिए F1, इसके ऊपर वाला हो जाएगा F0, इसके नीचे वाला हो जाएगा F2। सबसे बड़े वाले को F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2। उसका फॉर्मूला लगाना होता है Z = L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस ये फॉर्मूला ही आप लोग याद करना, निकाल के मत देखना, निकालना तो आता ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला याद करेंगे। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं निकाल देता हूँ। Z = ये जो आपने 15 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को F1 माना, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2, इसके सामने अगर F1 के सामने जाएंगे तो इसे कहेंगे L1, इसे कह देंगे यहाँ पे L2। F1 के सामने का जो क्लास इंटरवल है उसे F1 L1 L2 कह दिया, और इसी के बीच का देखना आप मोड निकलेगा, इसे मोडल क्लास भी कह सकते हैं। हाँ, तो L1 कितना है हमारा 10 प्लस F1 माइनस F0 15 माइनस 4 2F1, मतलब 15 को F1 को 2 से इंटू करा 30 हो जाएगा, माइनस F0 4 माइनस F2 आ जाएगा 6 इंटू हाइट, इन दोनों के बीच का अंतर 10 इंटू 15, 5 का अंतर है इन दोनों के बीच, आ गया। Z = इसको ऊपर लिख रहा हूँ मैं, हाँ ये हो जाएगा 10 प्लस 15 माइनस 4 हो जाता है 11। इसको करेंगे 30 में से 10 माइनस हो गया 20 इंटू 5, बस Z = 10 प्लस इसे 55 अपॉन में 20, 5 से काट लेते हैं, 5 11 जार 5 4 जार। Z = 10 प्लस 11 अपॉन 4, तो 4 से डिवाइड कर देता हूँ इसे, 4 2 जार 8, 3 0 4 7 जार 28, 2 0 4 5 जार 20। तो ये जो Z आपके सामने आ रहा है ये आ रहा है 12.75, ये रहा जवाब 12.75। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना आंसर आपके सामने आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये है आपका मोड, पूरी की पूरी कहानी मोड की, फॉर्मूला क्या आ सकता है ये आपने पढ़ लिया है अभी तक। अब हम अपने नए चैप्टर की तरफ को बढ़ते हैं जिसका नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। एक बहुत बेहतर चैप्टर। इसके बाद थियोरेटिकल जो पोर्शन बचेगा वो तो आसानी से हमारा क्लियर हो जाएगा, आसान भी हैं वो चीज़ें। ये तीनों चैप्टर कोरिलेशन हो गया, उसके बाद हमने पढ़ा सेंट्रल टेंडेंसी, अब हम पढ़ रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ये तीनों चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सामने देखिए। मेजर ऑफ डिस्पर्जन की जब मैं बात आपके सामने करूँगा ना, तो मैं बोलूँगा कि जैसे एक डेटा है बहुत बड़ा सा,
अगर आप उस डेटा को समराइज करना चाहते हैं, उस डेटा को समराइज करना चाहते हैं, उसकी समरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, मतलब पूरे के पूरे डेटा को सिंप्लीफाई करके दुनिया को बताना चाहते हैं आसान शब्दों में, तो मैंने आपको सिखाया था कि आप ऐसा करो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालो। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पूरे के पूरे डेटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दो, समरी तो आ जाएगी ना। पहला वीडियो अगर आप जाके देखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, तो ये बात आपको वहाँ क्लियर हो जाएगी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि हम पूरे के पूरे डेटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दें। लेकिन जब हम सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो पूरी बात नहीं बताता। अगर आप समरी बहुत बेहतर तरीके से देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सारी की सारी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाए डेटा को लेकर, ये आधी अधूरी बात बताता है डेटा को लेकर। अगर आप पूरी पिक्चर क्लियर करवाना चाहते हैं डेटा को लेकर, तो आपको एक नया टूल और का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इस बात को अभी मैं आगे प्रूफ भी करूंगा। मैंने क्या कहा, अगर आप किसी बड़े से डेटा को सिंप्लीफाई करके सामने दिखाना चाहते हैं तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकाल लें। बहुत बड़ी कहानी मैंने आपको इसकी वहाँ सुनाई थी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अकेला उतना कारीगर साबित नहीं होगा, उतना ज़्यादा यूजफुल। अगर आप पूरा पिक्चर ही क्लियर करना चाहते हैं कि आदमी उस डेटा के बारे में पूरी पिक्चर क्लियर कर ले समराइज्ड फॉर्म में, तो आपको एक और टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं। मतलब, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बिना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के किसी काम का नहीं है। पहले आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताएंगे, फिर मेजर ऑफ डिस्पर्जन बताएंगे, तो जो समरी होगी किसी डेटा की बहुत शानदार तरीके से सामने निकल के आएगी। ठीक, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पहले देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना वही है कि न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से चीज़ ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। जब मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे दूंगा उसके बाद इसकी एक डेफिनेशन लिखता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं और धीरे धीरे हम आगे को बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक टेबल आपके सामने बना रहा हूँ। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 वीकली टेस्ट। इन 5 वीकली टेस्ट, 5 वीकली टेस्ट हो रहे हैं। एक बच्चा X है, एक बच्चा Y है और एक बच्चा Z है। 5 वीकली टेस्ट में उसके नंबर आप देखिए। पहले टेस्ट में, फर्स्ट टेस्ट, पहले टेस्ट में कैसे नंबर आए, सेकंड टेस्ट में कैसे नंबर आए, उसके बाद बात होगी थर्ड टेस्ट की, फोर्थ टेस्ट की, फिफ्थ टेस्ट की। मार्क्स बताता हूँ आपको। पहले वाले के तो हर जगह 40 ही नंबर है। X नाम का जो बच्चा है उसके 5 टेस्टों में करेक्ट कितने कितने नंबर है, 40 नंबर है। Y नाम का जो बच्चा है उसके पहले में 45 नंबर थे, दूसरे में 36 नंबर आए, तीसरे में फिर 40 आए, अगले में फिर 35 आए, अगले में फिर से 44 नंबर इस भाई के आ गए। Z भाई के पहले 3 नंबर लाया मात्र, फिर 7 नंबर लाया, फिर 10 नंबर ला गया, फिर 85 और 95 मार्क्स से लेके आ गया। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि आप इन तीनों का ही मीन निकालें। मीन तो इनका सम अप करना पड़ेगा मुझे पहले। 40, 80, 120, 160, 200। ठीक है, इसको जोड़ लूँ। 40, 50, 60, 70, 110, 140, 170, 5, 11, 11, 5, 16, 4, 20, तो 180 होना चाहिए ना ये। 40, 70, 110, 140, 180 और 20, 200। ये भी 200 ही आएगा आपके सामने। अब जोड़ के देख लो। 9, 8, 17, 180, 190, 200। तीनों का टोटल कितना आया, 200। अब मैं तीनों का ना मीन निकाल रहा हूँ। मीन, पहले मैंने तीनों का टोटल किया, अब मैं तीनों का मीन निकालता हूँ। आप जानते हैं कि मीन कैसे निकलता है। मीन निकलता है सबका सम करके 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ टर्म्स 5 से डिवाइड कर दो, 40। क्या ये भी 200/5 ही आएगा, 40। ये भी 200/5 आएगा, कितना, 40 आ गया।
मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 वीकली टेस्ट, बच्चों के 5-5 वीकली टेस्ट में नंबर दिए गए थे और तीनों का एवरेज जो आपको दिख रहा है वो 40-40 एवरेज आपको जो देखने को मिल रहा है तीनों का वो है 40। ठीक है, अब मैं आगे एक मिनट रुको इसे। तो इन तीनों डेटा का जो मीन है वो है 40। अब सुनो, क्या एक बड़ा सा डेटा था, मैंने समरी दी, एक सिंगल वैल्यू से उसे रिप्रेजेंट करा मीन से, लेकिन तीनों का मीन कैसा है, सेम। अगर मैं किसी सामने वाले को बताऊंगा कि x के जो एवरेज मार्क्स हैं वो है 40, y के भी कितने हैं 40, z के भी, तो ये जरूर समझेगा कि जो डेटा है वो 40 के आसपास घूम रहा है। लेकिन पूरी पिक्चर कहाँ क्लियर हुई, देखो पहले केस में एवरेज 40 है तो सारी वैल्यू एग्जैक्ट 40 ही है इस, ठीक है। दूसरे केस में 40 है लेकिन सारी वैल्यू 40 के आसपास है, 45, 36, 40, मतलब काफ़ी पास है उसके। अगले में सारी वैल्यूज 40 से बहुत दूर दूर है, 3, 7, 10, 85, 95। तो अगर वो मान ले तीनों का एवरेज 40, 40, 40 सेम है तो लगभग तीनों डेटा कैसे होंगे, सेम होंगे, तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आ रहा है, उसे पता है कि एवरेज का मतलब होता है कि जब वैल्यूज इसके इर्द गिर्द घूमेगी, मतलब सारी वैल्यूज 40 के आसपास होगी, वो मान के चल रहा है। लेकिन 40 से पता तो चला कि सारी वैल्यूज देखो 40 ही है इसमें, तो इसमें 40 के आसपास है, इसमें 40 से थोड़ा ज़्यादा दूर चले गई। लेकिन और अगर उसे पिक्चर क्लियर करनी है तो मुझे उसे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, मेजर ऑफ डिस्पर्जन बताता है कि जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो इस एवरेज से कितना दूर दूर हैं, कितना स्कैटर्ड है। तो देखिए पहले में जो डिस्पर्जन आएगा वो आएगा 0, कितना आएगा, तो उस आदमी को दो चीज़ आप बता दो कि एवरेज 40 है और डिस्पर्जन कितना है 0, तो पूरी डेटा हटाओ, उसको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एवरेज 40 है मतलब 40 के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, लेकिन डिस्पर्जन 0 है तो मतलब सारी वैल्यूज 40 ही है। सेकंड में डिस्पर्जन बहुत कम आएगा, सारी वैल्यूज 40 के बहुत पास पास हैं, तो जब उसको बताओगे कि डिस्पर्जन कम है, डिस्पर्जन की वैल्यू निकाल कर बताओगे तो दो चीज़ हो जाएगा, सेंट्रल टेंडेंसी 40 है, पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने वाली एक वैल्यू 40 है, और डिस्पर्जन बहुत कम है, इसका मतलब सारी वैल्यू 40 के आसपास हैं। तो बिल्कुल वो एक आइडिया लगा लेगा रफ के आसपास है। अगले में डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा निकलेगा तो उसे बताया जाएगा सेंट्रल टेंडेंसी 40 है और डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा है, तो समझ जाएगी 40 से जो एक्चुअल डेटा वो काफ़ी दूर दूर है, मतलब एक्सपेक्ट करेगा कि हाँ 3, 7, 10, 85, 95 ऐसा डेटा देखने को मिल सकता है। क्या बताता है डिस्पर्जन, डिस्पर्जन सरल शब्दों में बता रहा हूँ, डिस्पर्जन बताता है कि ये जो एवरेज या जो सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू आपने निकाली है उससे एक्चुअल डेटा कितना कितना डिस्पर्ज है या कितना दूर है। आया, क्या ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, किसी डेटा की पूरी पिक्चर क्लियर करनी है तो ये दोनों ही जरूरी हैं, सेंट्रल वैल्यू और डिस्पर्जन। क्या बताता है डिस्पर्जन, एक्चुअल वैल्यू जो डेटा की है वो कितना स्कैटर्ड है, किससे, एवरेज से। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर डिस्पर्जन 0 है तो मतलब जितना एवरेज है उतना ही डेटा है, अगर डिस्पर्जन कम है तो मतलब एवरेज के आसपास ही वैल्यू है, अगर डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा आया तो इसका मतलब जो एक्चुअल वैल्यूज़ है बहुत दूर दूर हैं एक्चुअल डेटा से। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको इतना समझा पाया, लेकिन अगर आप सब कुछ समझना चाहते हैं, मैं बीच में अब एवरेज बोल रहा हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप पीछे के लेक्चर्स देख के आए हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है करके, एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। इतना आपको इसमें समझ में आ गया। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सिर्फ एवरेज अकेला सफिशिएंट, क्योंकि एवरेज तो तीनों डेटा का सेम हो सकता है लेकिन वो डेटा असल में अलग अलग नहीं है, ठीक। तो इसी बात को अब मैं आपको लिखने जा रहा हूं, एवरेजेस आर नॉट सफिशिएंट टू डिस्क्राइब averages are not sufficient to describe the characteristic of a statistical data of a
ये देखो क्या लिखा है, एवरेजेस आर नॉट सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डेटा। एवरेजेस सफिशिएंट नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक बताता तो है, एवरेज बताता है कि इस वैल्यू के इर्द गिर्द वो डेटा घूम रहा है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है अकेला। इसके साथ साथ हमें क्या बताना पड़ेगा, डिस्पर्जन भी। सो इट इज नेसेसरी टू डिफाइन, लिखा देखो, सो इट इज नेसेसरी टू define, so it is necessary to define some additional summary measures, some additional summary measures। तो ये ज़रूरी है कि हमें कुछ एडिशनल समरी मेजर्स को इसमें ऐड करा जाए। इतना समझ में आ गया। सच मेजर इज नोन एज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ऐसे ही मेजर को सच मेजर इज नोन एज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ये लो भैया, लिख दिया। एवरेजेस आर नॉट सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। किसी स्टैटिस्टिकल डेटा के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के लिए एवरेज सफिशिएंट, तो आपको कुछ और ऐड करना पड़ेगा। वो क्या होगा, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब समझे कि डिस्पर्जन और सेंट्रल टेंडेंसी की अगर वैल्यू बता दोगे तो डेटा को लेकर जो एक इमेज जो क्लियर होगी वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हाँ एवरेज इतना और डिस्पर्जन इतना। अगर डिस्पर्जन 0 होगा तो जितना एवरेज है डेटा सेम वैसा ही होगा। अगर डिस्पर्जन कम होगा तो एवरेज के आसपास, उसे एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं लग पाएगी, लेकिन पता होगा कि एवरेज 40 है, उसके इर्द गिर्द ही वैल्यू घूम रही है। और अगर डिस्पर्जन ज़्यादा है तो इसका मतलब बहुत दूर। जैसे इंडिया का बात करूँ तो इंडिया की मैंने एवरेज हाइट बताई 164, डिस्पर्जन बता दिया 4, तो समझ जाओगे 164 के आसपास होते हैं। कितना आसपास, 4 डिस्पर्जन है, मतलब 164 से कम कर लो 4, 160 से शुरू हो जाते हैं, और 164 में 4 जोड़ लो 168 तक लोग मिलते हैं। तो पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हो गई। 150 करोड़ की एग्जैक्ट हाइट हमें पता, लेकिन फिर भी हमें पता चल गया, सारा का सारा जो कहानी थी वो पता चल गई। अब मैं आपके सामने एक डेफिनेशन लिखने वाला हूँ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की। ठीक, ये देखिए, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत तो समझाऊंगा ही ना, ताकि हमारी कहानी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो हम पहला पढ़ रहे हैं आज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो डेफिनेशन देखिए आपके सामने लिख रहा हूं, पहली ये रही स्टार मार्क बना के। डिस्पर्जन इज द एक्सटेंट टू विच dispersion is the extent to which dispersion is the extent to which values in a distribution values in a distribution differ from the average of the distribution, differ from the average of the distribution। देखो लिखा है dispersion is the extent, dispersion वो extent है to which, जिस तक वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, जो वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूशन में डिफर फ्रॉम द एवरेज, एवरेज से जिस एक्सटेंट तक वैल्यूज डिफर करती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहा करते हैं। फिर से एक बार इस डेफिनेशन को देखें। डिस्पर्जन इज द एक्सटेंट, डिस्पर्जन वो एक्सटेंट है टू विच वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, जहां तक जो वैल्यूज हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन में डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आ गया, जो एवरेज है डिस्ट्रीब्यूशन का उससे कितना डिफर ये एक्चुअल वैल्यूज कर रही हैं, इसी को बताता है डिस्पर्जन। इतना समझ में आ गया। इट इंडिकेट्स लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ आइटम्स, इट इंडिकेट्स लैक ऑफ
यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ आइटम्स, इन द साइज ऑफ, ये लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी बताता है इन द साइज ऑफ आइटम्स। ये देखो सारे आइटम्स यूनिफॉर्म है, अगले में डिस्पर्जन कम आएगा, इसका मतलब जो यूनिफॉर्मिटी है वो आसपास ही है, मतलब डेटा लगभग यूनिफॉर्म है लेकिन पूरी तरीके से यूनिफॉर्म, तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी तो बता रहा है डिस्पर्जन। इसमें तो पूरी ही की पूरी लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, बहुत दूर दूर है डेटा, जितना ज़्यादा डिस्पर्जन उतना ज़्यादा लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। क्या मेरी इतनी बात आप लोग समझ पाए? मैं आपको मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन बता रहा था, ये 2-3 डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी, इसको देखकर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? क्या दो डेटा जिनका एवरेज सेम है क्या वो दिखने में एक जैसे हो सकता है? नहीं, एवरेज सेम होने के बाद भी डेटा जो है वो अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये कौन बताएगा अलग अलग अगर है तो? डिस्पर्जन ही बताएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, इतनी बात सारी की सारी डिस्पर्जन को लेके हमने थोड़ी बहुत बात कर चुकी है कि कैसे कैसे डिस्पर्जन होता है और क्या कहानी है। अच्छा, एक मैं ना कर्व बना देता हूँ थोड़ा सा, ICI मॉड्यूल ने कर्व बना रखा है तो हम भी इस कर्व को बना लेते हैं डिस्पर्जन को समझाने के लिए। ये y एक्सिस है, ये आपकी कौन सी एक्सिस है? x, ये हो गया ओरिजिन। 3 डायग्राम आपके सामने बन रहे हैं और आप इन तीनों के 3 को अच्छे समझना। हाँ, पहला सही से बनाना पड़ेगा मुझे, आप लोग भी इसको अच्छे से बना लेना, थोड़ा सा और समझ में आता है इससे चीज़ें। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, समझना। हाँ, देखो तीनों का जो पीक पॉइंट है वो यही तो है। यहाँ से ऐसे करके नीचे को लाइन ले आओ, यहाँ पे लिखी है मैंने वैल्यूज़, तो ये तीनों का है क्या? एवरेज। क्या है? या सेंटर वैल्यू। देखो तीनों का सेंटर वैल्यू सेम है, क्योंकि सेंटर वैल्यू मैंने इस वैल्यूज तो इस एक्सिस पे लिखे हैं ना, एक्स पे। तो कैसे निकालते हैं? यहाँ से एक लाइन नीचे ले आओ, यहाँ से नीचे ले आओ, या यहाँ से नीचे ले आओ। जब भी आप ग्राफ में कोई चीज़ निकालते हो तो एक चीज़ एक्स एक्सिस की तरफ को लाइन खींचेंगे, एक वाई एक्सिस की तरफ को। वैल्यू अब जितना भी होगा इसका, ये वैल्यू 10, 12, 14, 15 जो भी होगी, तीनों की सेम नहीं है। हमारे केस में कितनी है तीनों की? 40। तीनों का एवरेज कैसा है? सेम। लेकिन देखो ये जो पहला कर्व है, इस एवरेज से इसकी चौड़ाई इतनी और इतनी नहीं है दोनों तरफ, इस कर्व को कहेंगे नैरो। कैसा कर्व है? अगर कर्व नैरो है, ये देखो 40 से एवरेज से ज़्यादा दूर नहीं है ना, तो मतलब डिस्पर्जन कम है इसमें। डिस्पर्जन कैसा है? लेस। सेकंड वाला मॉडरेट है, 40 से इतना दूर है और इतना दूर है। सेकंड वाले का जो डिस्पर्जन होगा वो इस पहले वाले से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 40 से ज़्यादा चौड़ा है, दिख रहा है। थर्ड वाला तो बहुत ही वाइड है। थर्ड वाले कर्व की बात करोगे तो वाइड कर्व है। कैसा है? अगर वाइड कर्व है तो इसमें डिस्पर्जन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। मोर आया? तो बस ये आपका बीच में जो है ये एवरेज आ गया। अगर कर्व कम चौड़ा है तो ये देखो 40 के आसपास है तो डिस्पर्जन कम है। अगर कर्व बहुत ज़्यादा चौड़ा है तो मतलब डिस्पर्जन ज़्यादा है। थर्ड, अगर बहुत ही ज़्यादा है चौड़ाई, देख रहे हो, तो डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको मेज़र ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है वो समझा पाया। अब मैं धीरे धीरे यहाँ से फिर से आगे को बढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको चीज़ें पता चलने लग जाएंगी कि क्या क्या है करके। ठीक, इसके बाद जो मेरा अगला टॉपिक है वो है एवरेजेस ऑफ सेकंड ऑर्डर। एक छोटी सी बात आपको इस डिस्पर्जन को लेके और लिखा रहा हूँ कि जो डिस्पर्जन है उसे एवरेजेस ऑफ सेकंड ऑर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे लिख देता हूँ और फिर मैं इस बात को अपनी फिर से आगे को बढ़ाऊंगा। छोटा सा स्टेटमेंट आपके सामने लिख रहा हूँ, क्यों इसे एवरेजेस ऑफ सेकंड ऑर्डर कहते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं एवरेजेस ऑफ
सेकेंड ऑर्डर। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को, मेजर्स ऑफ इज कॉल्ड एवरेजेस ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को ही एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर कहा जाता है। मेरी इतनी बात आप लोग समझे? बस सिंपल सा है। आपने अच्छा इस पूरी कहानी को अगर आप समझना ही चाहते हैं तो मैं समझा ही देता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल लिखा गया। हाँ, dispersion gives average of dispersion gives average of differences of various items, differences of various items from average of the distribution, from average of the। इस बात को ध्यान से समझो आप। मैंने आपको बताया कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को एवरेजेस ऑफ सेकंड ऑर्डर भी कहा जाता है। लिखा है देखिए, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इज कॉल्ड एवरेजेस ऑफ सेकंड ऑर्डर। उसके नीचे एक स्टेटमेंट मैंने ये लिखा कि इसे एवरेजेस ऑफ सेकंड ऑर्डर क्यों कहा जाता है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, क्या ये एक्चुअल वैल्यूज़ हैं किसी ऑब्जर्वेशन की, और ये उसका क्या है, एवरेज। अगर आप ये जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उनका डिफरेंस निकालेंगे इस एवरेज से, एवरेज मतलब सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू से, फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की इन सभी वैल्यूज़ का डिफरेंस निकालेंगे इस एवरेज से या इस सेंटर वैल्यू से, और वो जो डिफरेंसेस आएगा फिर उनका भी एवरेज कर देंगे, तो आपको डिस्पर्जन देखने को मिलेगा। कैसे? देखो, 3 और 40 का डिफरेंस कितना है? डिस्ट्रीब्यूशन की एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस सेंटर वैल्यू से निकाल रहा हूँ। 3 और 40 का डिफरेंस है 37। 7 और 40 का डिफरेंस कितना है? 33। ऐसे करके सभी डिफरेंस निकालो और उन सभी डिफरेंसेस का क्या निकाल दो? एवरेज। तो आपको ये मिलेगा डिस्पर्जन। इसलिए इसको कहा गया एवरेज ऑफ सेकंड ऑर्डर। एक एवरेज तो ये है, फिर डेटा की जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस निकाल के इससे उनका जब एवरेज करेंगे तो डिस्पर्जन मिलता है। इसीलिए इसको कहा गया एवरेज ऑफ सेकंड। ये समझना इतना जरूरी नहीं था। सवाल आता है कि एवरेज ऑफ सेकंड ऑर्डर किसे कहते हैं, तो डिस्पर्जन को कहते हैं। बहुत जरूरी सवाल है, लिख रहा हूँ ये। डिस्पर्जन गिव्स एवरेज ऑफ डिफरेंसेस। डिफरेंसेस क्या देखता है? एवरेज। किसका एवरेज निकालता है? डिफरेंसेस का। बताया तो था, डिस्पर्जन गिव्स एवरेज ऑफ डिफरेंसेस। ये एवरेज निकाल देता है डिफरेंसेस का। किसका डिफरेंस? ऑफ वेरियस। कहाँ से? एवरेज से। सभी आइटम्स का इस एवरेज से डिफरेंस निकाल लो और उनका एवरेज कर दो, उसी को आप क्या कहते हैं? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन या फिर एवरेजेस ऑफ सेकंड ऑर्डर कहा करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको इतना भी समझा पाया कि इसे एवरेज ऑफ सेकंड ऑर्डर कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट एक छोटी सी बात मैं आपके सामने अब और फिर से लिखना चाहूँगा, एक और नया टॉपिक, और उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसकी मैं ना यहाँ पे स्लाइड लगाऊंगा बगल में। मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ, इसे लिख रहा हूँ तो बहुत बड़ा हो जा रहा है। स्लाइड लगेगी, आप लोग स्लाइड को पूरा का पूरा पढ़ लेना और जो भी आपको ज़रूरी लगता है उसे लिख लेना, ठीक है? मैं अपनी इस बात को आपको समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। डिस्पर्जन जब आप निकालेंगे ना, तो डिस्पर्जन दो तरीके से निकल सकता है। एक तो डिस्पर्जन निकल सकता है एब्सोल्यूट मेजर में, और एक निकल सकता है रिलेटिव मेजर। मैं आपके सामने इसकी स्लाइड लगाऊंगा, आप उस स्लाइड को पूरे तरीके से लिख देना। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा बहुत मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है? देखो, जब आप कल के दिन डिस्पर्जन निकालेंगे तो एक तो निकलेगा एब्सोल्यूट मेजर, मतलब एब्सोल्यूट डिस्पर्जन निकलेगा, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन निकलेगा,
और एक आप जब निकालेंगे तो रिलेटिव डिस्पर्जन निकालेंगे। अभी थोड़ी देर में मैं आपको लिखाऊंगा ना, तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि डिस्पर्जन हम दो टाइप के निकालेंगे, एक एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, दूसरा रिलेटिव डिस्पर्जन। क्या होता है एब्सोल्यूट और क्या होता है रिलेटिव डिस्पर्जन? जब आप, जैसे मैंने हमारे देश की हाइट निकाली सेंटीमीटर में, हाइट किस में एक्सप्रेस करी, और अगर आप जो डिस्पर्जन है वो भी सेंटीमीटर में ही निकालेंगे, मतलब कंक्रीट यूनिट्स में, जिस यूनिट में डेटा अवेलेबल है उसी यूनिट में अगर आप डिस्पर्जन निकाल रहे हैं तो ऐसे डिस्पर्जन को एब्सोल्यूट डिस्पर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेकिन हमारे देश की हाइट मैंने निकाली आपका सेंटीमीटर में, लेकिन आपने डिस्पर्जन निकाला परसेंटेज में। मैंने सेंटीमीटर में निकाला, आपने डिस्पर्जन निकाल दिया परसेंटेज में। क्या एब्सोल्यूट कंक्रीट यूनिट्स में निकाला आपने डिस्पर्जन? नहीं, सेंटीमीटर में नहीं निकाला आपने, तो परसेंटेज में निकाल दिया, रेशियो में निकाल दिया। तो जब अदर यूनिट्स में, जब किसी दूसरे तरीके से हम डिस्पर्जन निकालते हैं उसे कहते हैं रिलेटिव डिस्पर्जन, रिलेटिव मेजर। मेरी बात आप समझे? पक्का? और समझाऊं? और थोड़ी सी बातें मैं यहाँ पे करूँगा, दोनों को लेकर आपको समझनी होगी। द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ये लिख रहा है देखो, द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, समझना दो चीजें यहाँ पे। द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन which are expressed in terms of original units of a series, in terms of original units of a series are termed as absolute measures, are termed as absolute measures। दिख रहा है? तो लिखा देखो, द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन विच आर एक्सप्रेस्ड, वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन जिसे एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स। अगर डेटा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही डिस्पर्जन निकलेगा, अगर वेट जो है आदमी का वो केजी में है या ग्राम में है तो केजी और ग्राम में ही वो निकलेगा। ऑफ अ सीरीज आर टर्म्स एज एब्सोल्यूट मेजर्स। मेरी इतनी बात आपको समझ में आई। दूसरी तरफ रिलेटिव में मैंने क्या कहा था आपको, जब एब्सोल्यूट मेजर ना निकाला जाए, जब एक्चुअल ओरिजिनल, ये लिखा है ना, ओरिजिनल यूनिट्स में आप डिस्पर्जन ना निकालो, डिस्पर्जन परसेंटेज में निकालो, रेशियो में निकालो, तो ऐसे को कहते हैं हम रिलेटिव मेजर। लिख रहा है द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन विच आर मेजर्ड, the measures of dispersion which are measured, जिन्हें हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, which are measured as a percentage or ratio, as a percentage और रेशियो। जब आप परसेंटेज और रेशियो में डिस्पर्जन को निकालते हैं, ऑफ द एवरेज, ऑफ द एवरेज आर टर्म्ड एज रिलेटिव मेजर। उम्मीद कर रहा हूं कि आप दोनों के दोनों समझ पाए। एक कौन सा मेजर है? एब्सोल्यूट। दूसरा कौन सा है? रिलेटिव। क्या कहा मैंने? एब्सोल्यूट मेजर को ओरिजिनल यूनिट्स में एक्सप्रेस करा जाएगा जिसमें डेटा है, और रिलेटिव मेजर को ओरिजिनल यूनिट्स में एक्सप्रेस नहीं करा जाएगा, जब उसे परसेंटेज में या फिर रेशियो में एक्सप्रेस करा जाएगा, ऐसे को हम रिलेटिव डिस्पर्जन कहेंगे। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं लिखाने लग गया हूँ तो फिर पूरा ही लिखा देता हूँ। रिलेटिव मेजर को ना कोफिशिएंट भी कहा करते हैं। रिलेटिव मेजर्स आर ऑल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। रिलेटिव मेजर्स आर ऑल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। कोफिशिएंट ऑफ
रिलेटिव मेजर को कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी कहा जाता है, ये भी जरूरी है। इसीलिए जब आप निकालोगे ना, अभी डिस्पर्जन जब निकालेंगे तो पहला निकालेंगे रेंज, साथ में निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इसका मतलब रेंज एब्सोल्यूट, कोफिशिएंट ऑफ रेंज रिलेटिव। फिर आप निकालोगे क्वार्टाइल डेविएशन, फिर आप निकालोगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये रिलेटिव मेजर्स होते हैं। क्या होते हैं? जिन्हें परसेंटेज में, रेशियो में, इन तरीकों से हमारा निकाला जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं आपको जो लिखाने वाला हूँ, कोफिशिएंट का क्या मतलब यहाँ पे होता है, आप समझे। यहाँ से एक सवाल आ सकता है, हाँ, कोफिशिएंट मीन्स अ प्योर नंबर। कोफिशिएंट मीन्स अ प्योर नंबर that is independent of the unit of measurement, that is independent of the unit of measurement। मतलब सरल शब्दों में यूनिट लेस होता है, आप समझो। एब्सोल्यूट मेजर में मैंने कहा कि जो ओरिजिनल यूनिट है उसी में इसे एक्सप्रेस करा जाएगा। अगर ओरिजिनल डेटा सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में, अगर ओरिजिनल डेटा केजी में है तो ये भी केजी में। मेरी इतनी बात समझ में आई। लेकिन अगर आप रिलेटिव मेजर की बात करेंगे तो मैंने कहा था ये ओरिजिनल यूनिट्स में नहीं निकाला जाता, ये परसेंटेज या रेशियो में निकाला जाता है अल्टीमेटली। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा कि रिलेटिव मेजर को कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोफिशिएंट का मतलब होता है प्योर नंबर जो इंडिपेंडेंट है यूनिट से, मतलब जो यूनिट लेस है, जिसमें कोई यूनिट नहीं हो सकती। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वेट, हाइट में केजी, पैसे में रुपीस, डॉलर, ये तमाम चीज़ें जो मेजरमेंट होंगी, यूनिट्स होंगी, इसमें नहीं दिखेंगी। कोफिशिएंट मीन्स अ प्योर नंबर। कोफिशिएंट का मतलब है प्योर नंबर दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बोल तो रहा है दैट इज इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट होगा किससे? इसका मतलब यूनिट लेस होगा। तो पूछ सकता है क्या रिलेटिव मेजर यूनिट लेस होता है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल, रिलेटिव मेजर यूनिट लेस होता है। इतना समझ में आ गया। एक एक चीज़ इन दोनों के बारे में और मैं आपके सामने लिखना चाहूँगा, जरूरी है ना, दोनों के दोनों समझो। लिखाई दिया है तो अब स्लाइड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा तो मैंने लिखा ही दिया ना। अगर आप दो डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूशन को, और दो डिस्ट्रीब्यूशन के यूनिट सेम है, मतलब हाइट, इंडिया वालों की हाइट सेंटीमीटर में और यूएसए वालों की हाइट भी सेंटीमीटर में, तो दो डेटा विद सेम यूनिट है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं एब्सोल्यूट मेजर का। बट टू डेटा विद डिफरेंट यूनिट्स, अगर दो डेटा अलग अलग यूनिट्स के साथ हैं, एक का हाइट सेंटीमीटर में है, एक का हाइट मीटर में निकाला गया है, तो ऐसे में एब्सोल्यूट मेजर काम नहीं करेगा। ऐसे में क्या निकालना पड़ेगा? अगर दो डेटा विद डिफरेंट यूनिट्स हैं तो आपको एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर का यूज़ करना ही करना पड़ेगा। लिख रहा है when two or more series, when two or more series, जब दो या दो से ज़्यादा सीरीज, when two or more series have to be compared, have to be, जब दो सीरीज को कंपेयर करेंगे हम, when two or more series have to be compared, relative dispersion is taken into account। तब relative dispersion को, relative dispersion is to be taken into, एक बार मैं दूसरी तरफ की बात भी लिख देता हूँ। हाँ, ठीक है। Such measures are not suitable for, are not suitable for comparing the variability, comparing the variability of the two distributions, of the two
distributions which are expressed in different units of measurement, which are in different units of measurement, units of, ये देखो लिखा तो है एब्सोल्यूट मेजर। सच मेजर्स आर नॉट सुटेबल, ऐसे मेजर सुटेबल नहीं है फॉर कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ द टू डिस्ट्रीब्यूशंस, अगर आप दो डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएबिलिटी को कंपेयर करना चाहते हैं, विच आर एक्सप्रेस्ड, जिन्हें एक्सप्रेस करा गया है इन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यही तो कहा था। अगर अलग अलग यूनिट्स हैं तो ये काम नहीं आएगा, सेम यूनिट्स अगर दोनों की है तो ये काम आ सकता है। उधर क्या लिखा है, व्हेन टू और मोर सीरीज हैव टू बी कंपेयर्ड, रिलेटिव डिस्पर्जन, अच्छा हैव टू बी कंपेयर्ड, यहाँ पे एक चीज़ भूल गया है, हैव टू बी कंपेयर्ड विद डिफरेंट यूनिट्स, कैसी यूनिट्स के साथ, अगर डिफरेंट यूनिट्स हैं, रिलेटिव डिस्पर्जन इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इतना भी समझ पाए एब्सोल्यूट और रिलेटिव डिस्पर्जन को लेके। आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्पर्जन, कि जो आपने डिस्पर्जन निकाला उसको निकालने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्लाइड लगेगी, आप उस पूरी की पूरी स्लाइड को पढ़ेंगे, मैं ज़्यादा समय खर्च नहीं करूँगा यहाँ पे। पहला है टू टेस्ट रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, ऑफ एन एवरेज। यहाँ देखो स्लाइड लगेगी, आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी स्लाइड को अच्छे से लिखें, मतलब पढ़ें अच्छे से और उसमें से जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो लिखें। पहला ऑब्जेक्ट है ताकि आप रिलायबिलिटी को चेक करें एक एवरेज की, लिखा है टू टेस्ट रिलायबिलिटी ऑफ एन, जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकाला है ना एवरेज, उसको चेक करने के लिए कि ये कितना रिलायबल है, भरोसेमंद है या, उसकी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए आप डिस्पर्जन निकाल सकते हैं। कैसे चेक होगा, अगर लो डिस्पर्जन आया, कैसा आया, तो इसका मतलब रिलायबल एवरेज है। कैसा एवरेज है, तो मार्क्स वाले में जैसे 40 एवरेज था और डिस्पर्जन कम आया तो मतलब बिल्कुल जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो 40 के इर्द गिर्द हैं, 38, 37 ना, या 42, 45, तो बढ़िया एवरेज है। लेकिन अगर हाई डिस्पर्जन आ गया, कैसा डिस्पर्जन, डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा आ गया तो मतलब लेस रिलायबल एवरेज है। इसका मतलब एवरेज पे भरोसा करने की ज़रूरत, मतलब आप मान रहे हो कि एवरेज मार्क्स 40 हैं तो डेटा उसके आसपास है ही नहीं, डेटा तो दूर है, डेटा 95 की बात कर रहा है या 3, 7, 10 की बात कर रहा है शुरू में। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये रिलायबिलिटी बताता है किसका, एवरेज का। अगर डिस्पर्जन कम है तो रिलायबल डेटा ज़्यादा है, अगर डिस्पर्जन ज़्यादा है तो रिलायबिलिटी कम है, ये आप समझ पा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है टू कंपेयर द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस, to compare the extent of variability, the extent of variability in two or more distributions, in two or more distributions, ये लिखा है देखो, दो या दो से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस में कितनी वेरिएबिलिटी है, कितना ज़्यादा वो वेरी कर रहे हैं। जैसे 3 एवरेज शुरू में लिखे थे मैंने, पहले का डिस्पर्जन 0 था, बिल्कुल वेरिएबिलिटी नहीं थी, अगले आसपास थे, वेरिएबिलिटी कम थी, अगले में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी थी। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा डेटा में वेरिएबिलिटी उनकी चेक करना चाहते हैं, किस एक्सटेंट तक उनमें वेरिएबिलिटी, तो आपको डिस्पर्जन का सहारा लेना पड़ेगा। आ गया होगा सेकेंड वाला समझ, टू कंपेयर द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस। अगर मैं यहाँ से थर्ड की बात करना स्टार्ट करूँ तो थर्ड है टू कंट्रोल द वेरिएबिलिटी इटसेल्फ, टू कंट्रोल द वेरिएबिलिटी इटसेल्फ। ये देखो
अगर आपको वेरिएबिलिटी पता चल गई, डिस्पर्जन पता चल गया कि यार इतना ऊपर नीचे इतना ऊपर नीचे आ रहा है, तो आप उस वेरिएबिलिटी को कंट्रोल भी तो कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट में एक बल्लेबाज है, कभी 0 पे आउट हो जाता है, कभी 5 रन बनाता है, कभी 7, नहीं तो फिर सीधे शतक ही मार रहा है, कभी 100 112। बहुत वेरिएबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी कम है। हमें पता चल जाएगा वेरिएबिलिटी है, उसके बाद कारण देख लेंगे, फिर उसे समझाएंगे कि भाई यार कंसिस्टेंट रहो, 40-50 रन तो मारो हर मैच में कम से कम। तो अगर आप वेरिएबिलिटी पता लगा लेंगे तो आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। स्लाइड लगी है, उनको पढ़ लेना, समझ खुद बन जाएगी। टू फैसिलिटेट एंड टू सर्व, टू फैसिलिटेट एंड टू सर्व as the basis for further statistical analysis, लिखा है, देखिए आप। To facilitate and to serve as the basis for further statistical analysis, डिस्पर्जन फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मतलब और आगे एल्जेब्रिकल ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। ये कोरिलेशन में काम आता है, स्क्वीनेस में काम आता है। समझ आ गया? ये तो कब से आपको पढ़ाते जा रहा हूँ कि फर्दर इसका यूज़ हो सके और भी एल्जेब्रिकल ट्रीटमेंट में काम आ सके, इसीलिए हमने लिखा है। इतना हो गया। लास्ट 2 पॉइंट आज के लेक्चर के रहेंगे, क्योंकि ये डिस्पर्जन का सिर्फ इंट्रोडक्शन हम लोग आज पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम 1 या 2 क्लासेस में डिस्पर्जन को ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, आप लोग भी जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एक अच्छा मेजरमेंट जो डिस्पर्जन का है, उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। जैसे वहां पढ़ा था ना, आइडियल मेजर, आइडियल एवरेज। कौन होता है आइडियल एवरेज? मीन। तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो ये बोल रहा है कि अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्जन होने के लिए, मेजर ऑफ डिस्पर्जन के भी तो बहुत सारे तरीके हैं। रेंज से डिस्पर्जन निकलता है, क्वार्टाइल डेविएशन से निकलता है, मीन डेविएशन से निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से निकलता है। कौन आइडियल मेजर अगर आपको बनना है तो उसमें क्या क्या आप में कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। इसकी स्लाइड लग रही है, मैं खाली पढ़ देता हूँ एक-एक करके, मैं लिखूंगा भी नहीं। पहला, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। जो डिस्पर्जन है, आइडियल डिस्पर्जन अगर बनना है तो सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए। ये एवरेज में भी था। इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड, रिजिडली डिफाइन होना चाहिए, फॉर्मूले से डिफाइंड होना चाहिए, सेम निकलना चाहिए। इट शुड बी ईजी टू कैलकुलेट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, निकालना आसान हो और समझना भी आसान हो। ये तमाम चीज़ें पिछले चैप्टर्स में आपको पढ़ाई है, इसलिए किताब वाले ने भी एक्सप्लेन नहीं करी, तो मैं क्यों करने लग गया एक्सप्लेन से दोबारा। 4th पॉइंट, it is not unduly affected by the fluctuations of sampling and also by extreme values। सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशन से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब जब सैंपल बदले तो इनमें ज़्यादा अंतर ना आए। दूसरा, एक्सट्रीम वैल्यू से भी इनमें ज़्यादा अंतर ना आए। जिन्होंने पुराने लेक्चर्स देखे, हमने सब ये पढ़ रखा है पीछे। 5वां जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है गुड मेज़र बनने के लिए, इट शुड बी केपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिकल या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ये भी हमने पीछे पढ़ा है कि इनमें खासियत होनी चाहिए कि आगे मैथमेटिकल या एल्जेब्रिकल ट्रीटमेंट करने के काम आए। तो कितने हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े? 5। पहला, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस हो, रिजिडली डिफाइन होना चाहिए, इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड होना चाहिए, अफेक्ट नहीं होना चाहिए फ्लक्चुएशंस इन सैम्पलिंग और एक्सट्रीम वैल्यू से। चौथा, फर्दर एल्जेब्रिकल ट्रीटमेंट हो सके। एक लास्ट टॉपिक आज का, इसी के साथ हम अपनी कहानी को ख़त्म करेंगे आज के इस लेक्चर की, और आगे हमने क्या पढ़ना है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ देखिए आप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, क्या क्या इस चैप्टर में हमने आगे पढ़ने हैं। तो 2 टाइप के होते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, अभी बताया था आपको। एक कौन से होते हैं? एब्सोल्यूट मेजर्स। दूसरे कौन से होते हैं? यही तो पढ़ने हैं यहाँ से आगे को, और कुछ भी नहीं है जो हमने आगे को पढ़ना है। एब्सोल्यूट मेजर्स की अगर आप बात करेंगे तो 5 मेजर्स की मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ। नंबर 1, रेंज। नंबर 2,
क्वार्टाइल डेविएशन। नंबर 3 मीन डेविएशन पढ़ेंगे आप। नंबर 4 स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे आप। नंबर 5 लॉरेंज कर्व पढ़ेंगे आप। इतना आपने पढ़ना है। मेरी बात आपको समझ में आई? और रिलेटिव में कुछ नहीं, पहला हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट का मतलब बताना जरा एक बार। कोफिशिएंट का मतलब होता था यूनिटलेस, यूनिट्स नहीं होती इनमें। बिल्कुल सही, वो तो रिलेटिव मेजर की बात बता रहे हो ना। नेक्स्ट कोफिशिएंट निकालेंगे हम किसका? क्वार्टाइल डेविएशन का। नेक्स्ट कोफिशिएंट निकालेंगे किसका? मीन डेविएशन का। नेक्स्ट कोफिशिएंट पढ़ेंगे हम किसका? नेक्स्ट लॉरेंज की जगह यहां पढ़ोगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ लॉरेंज की जगह हम यहाँ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ देंगे। इतनी चीज़ें हमने इस चैप्टर में आगे और पढ़नी है। इसी के साथ उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको समझा पाया कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होते हैं। और देखो कमाल की बात है, हमने जो कठिन सेक्शन है ना, और जहाँ से सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं, कोरिलेशन से, उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी से, उसके बाद डिस्पर्जन, कठिन चीज़ें पहले पढ़ ली है। इसके बाद इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग से शुरू करूँगा इंडेक्स नंबर के बाद, और बहुत ही आसान सी चीज़ें, कुछ है ही नहीं, कलेक्शन ऑफ डेटा, सोर्सेज ऑफ डेटा, ये वो बेकार सी चीज़ें, बहुत आसान सी थ्योरी है। धन्यवाद।